हाँ, तो 6th वाली प्रेयर करते हैं। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो, तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार से संबंधित दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। चलो, सो सबसे पहले तो हम तुम्हारा जो वो थोड़ा बाकी है वो देख लेते हैं। कैसा रहा आज का टेस्ट? अच्छा रहा, सब आया? हाँ। हाँ, तो हमने देखा था, ये तो एक्टिविटी है, यस, एक्टिविटी, ये हमने ये तो देख लिया था। देन यस, ये रिजिडिटी एंड ऑल देखा था, और नीचे से यहाँ से बाकी था। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग साइंस चैप्टर नंबर 1। चैप्टर पूरा हमने डिस्कस कर लिया है, एंड वी आर डिस्कसिंग दी क्वेश्चन आंसर्स। उसमें भी हम कौन से देख रहे हैं? दी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स वी आर सीइंग। वी आर से क्वेश्चन नंबर 7 पे आए हैं हम। ओके, क्या बोल रहे हैं? गिव रीजन दो, किस बात के? A gas fills completely the vessel in which it is kept। कि भाई गैस को जो भी वेसल में तुम रखोगे वो पूरा का पूरा वो वेसल में भर जाएगा। ऑब्वियसली भर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये रूम है, ये रूम में हम अभी डोर ओपन कर दें तो बाहर से एयर आएगी, तो बाहर से जो एयर आएगी वो क्या डोर के पास ही खड़ी रहेगी या पूरे रूम में चली जाएगी? पूरे रूम में चली जाएगी। कोई स्मेल आ रही है तो पूरे रूम में चली जाएगी। ओके, तो वैसा ही हो रहा है, लेकिन वैसा क्यों हो रहा है? तो हमने जो पढ़ा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उनकी वेलोसिटीज ज्यादा होती है, वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ ऑल दोस रीजंस। देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शंस विद द डिफरेंट स्पीड्स। ओके, देयरफॉर दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, and hence completely fill the vessel in which they are kept. Simple reason. Okay. Second, a gas exert pressure on the walls of the container। कि भाई जो कंटेनर में हमने गैस फिल किया हुआ हो, वो गैस कंटेनर की जो वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर लगाती है। क्यों ऐसा? सेम रीजन। क्या? उनके बीच देखो, जो मेन वर्ड्स हैं हमारे वो सारे आने चाहिए। क्या? कि भाई उनकी डेंसिटी कैसी है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी है, यही सारे वर्ड सारे ही आंसर्स में आते हैं, राइट? तो उसके ही सेंटेंस बनाओ। तो सबसे पहले गैसेस के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। ओके, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं, एक दूसरे के साथ भी कोलिजन मतलब टकराते रहेंगे, एट द सेम टाइम दीवार पे भी टकराते रहेंगे। तो जब दीवार पे कोई चीज टकराएगी, पार्टिकल्स टकराएंगे, तो वो एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे वॉल के ऊपर। सो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो तुम याद रखोगे तो भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, प्रेशर is equals to force per unit area। So वही रीजन लिखना है। The particles of a gas are constantly moving in all the direction with different speed। देखो पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया उन्होंने, पहला और दूसरा देखो सेम ही है। ओके, तुम्हें भी वही करना है क्योंकि आंसर ही वही है। ओके, as a result of this random motion the particles of a gas collide with one another। एक दूसरे के साथ collide मतलब टकराएंगे,
एंड ऑल्सो अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल पर भी टकराएंगे. As a result of these collisions, the gas exerts some force on the walls of the container. और इसके रिजल्ट के तौर पे ये गैस एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा वॉल के ऊपर. And that force, this force per unit area is called pressure of the gas. And thus, gases exerts pressure due to collision of the particle of the gas on the wall of the containing vessel. That's it. Simple reason. Next. A wooden table should be called a solid. कि भाई लकड़े का जो टेबल हो उसको हम सॉलिड बोलेंगे. ऑब्वियसली सॉलिड ही बोलेंगे. क्यों सॉलिड बोलेंगे? अगेन सेम रीजन, उसका शेप फिक्स रहता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? ज्यादा होता है, बहुत, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. उसके पार्टिकल्स मोशन में होते हैं क्या? नो. गैसेस के सबसे ज्यादा मोशन में होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की थोड़ी कम, और सॉलिड की तो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होती है. उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, उनका शेप भी फिक्स्ड रहता है. दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे. दैट्स इट, वही लिखना है. सो अ वुडन टेबल हैज अ डिफाइनाइट शेप, फिक्स्ड, डिफाइनाइट मतलब फिक्स्ड, डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब फिक्स्ड बाउंड्री, बाउंड्री भी चेंज नहीं होगी. जैसे गैस है उसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी. ओके जैसे कि बलून है, बलून के अंदर तुमने हवा भर दी तो उसकी बाउंड्री हो गई ऐसे. बलून को तुम प्रेस करोगे तो उसकी बाउंड्री चेंज हो जाएगी. पहले गोल था, अब ओवल शेप में बन जाएगा. लाइक दैट उसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है. ये रूम सॉलिड है तो क्या ये रूम की वॉल तुम खिसका खिसका के उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते? नहीं कर सकते, टूट जाएगा. ओके सो डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम. शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है और बाउंड्रीज भी फिक्स्ड है. Therefore, it should be called a solid. That's it. Next, we can easily move our hands in air. Okay. But to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Obvious reason है. Again, same answer. Force of attraction सबसे ज्यादा होता है solid में. The kinetic energy are very less. Density is हाईएस्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो डेंसिटी भी हाईएस्ट है. सो दैट्स व्हाई एयर की डेंसिटी कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. तो एयर में हाथ घुमाना इजी है, लिक्विड में थोड़ा डिफिकल्ट है, और सॉलिड में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. कि भाई वही कराटे, ऐसे सपोज ब्रिक है, वो ब्रिक तो सॉलिड है, तोड़ देगा ब्रिक को, लेकिन वो उसको प्रैक्टिस है इसलिए तोड़ देगा. हम तोड़ने जाए तो टूट जाएगा हाथ. ओके टूट जाएगा इन द सेंस इट विल बी इंजरी विल बी देयर. ओके सो वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर सिंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एयर आर वेरी वीक एंड हेंस कैन बी इजीली ओवरकम द मूवमेंट ऑफ द हैंड. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं. तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं तो आ जाओ, इससे चलेगा. ओके इन कॉन्ट्रास्ट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. भाई किस में क्लोजली पैक होते हैं? सॉलिड में क्लोजली पैक होते हैं. एंड हेंस द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट बी इजीली ओवरकम फॉर द मूवमेंट ऑफ द हैंड. And in other words, we need a karate expert with almost incredible power, बहुत ज़्यादा power, so that to separate this particle apart. Simple. Same reason, same keyword याद रखो. Forces of attraction, density, kinetic energy, volume, shape, fluidity. उसी के बेस पे आंसर सारे लिख देने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे. देन क्या है? लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड. सही बात है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से तो कम होगी. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. हाँ पानी पिए और ऊपर आइस डाल दे, और से जो लोग ड्रिंक करते हो तो नहीं आइस डालते हैं ऊपर, तो वो तैरता रहता है, नीचे नहीं चला जाता. नहीं तो अल्कोहल में कभी कभी चला भी जाता है नीचे. वो कब चला जाएगा? जब अल्कोहल उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी,
ओके, तो वो ऊपर रह जाएगा और आइस नीचे रह जाएगा। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हम। ये आइस कौन सा पार्टिकल, कौन सा मटेरियल है? वाटर है। वाटर है। आइस किसका बना है? वाटर का। और लिक्विड पानी क्या है? वो भी वाटर है। तो दोनों ही अगर सेम मटेरियल है तो फिर भी फाइंड आउट वाई, कि मतलब क्यों सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। तो सॉलिड जो है वो डेंसिटी ज्यादा है, मास ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो तो नीचे बैठ जाना चाहिए, लेकिन बैठ जाता नहीं है। सेम जो वुड है वो वुड पानी पे तैरता है। तो वुड की डेंसिटी, वुड तो सॉलिड है और पानी तो लिक्विड है, तो सॉलिड तो नीचे चले जाना चाहिए, लिक्विड की डेंसिटी कम है, ओके, और सॉलिड की ज्यादा है तो नीचे चली जानी चाहिए, लेकिन जाता नहीं है। क्या आज ये था क्वेश्चन? लिखा ओके। तो क्या है? आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस जैसे केज होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है। इट्स नॉट लाइक कंटिन्यूअस सॉलिड मटेरियल, ओके। जैसे कि हमने बोला था कल, वो बॉल की बात की थी जिसको कंप्रेस कर सकते हैं हम, स्पंज बॉल जिसे बोलते, स्पंज बॉल, ओके। तो मतलब दिखाई दे रहा है कि हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बीच में क्या है? एयर के पार्टिकल्स, मतलब सॉरी होल्स है। वो होल्स के अंदर क्या चली जाती है? एयर चली जाती है। दिखने में बड़ा है लेकिन हवा निकल जाएगी। जस्ट लाइक दूसरा हमने वो डस्टर का एग्जांपल दिया था। डस्टर है तो डस्टर जो स्पॉन्ज होता है कितना बड़ा होता है, लेकिन ऐसे तुम प्रेस करो तो वो प्रेस भी हो जाएगा। बलून, ओके, बलून कैसे स्प्रेड, क्योंकि वो एयर है, अंदर एयर चली गई। एयर क्या है? कंप्रेसिबल है, ओके। तो ये सारे एग्जांपल है। कॉटन हमने कल देखा था, डेंसिटी को मतलब लगाओ लाइन में, ओके। तो कॉटन भले ही सॉलिड है लेकिन उसको हमने डेंसिटी लिक्विड के बाद रखा था, ओके, क्योंकि कॉटन की डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि बीच में होल्स है और वो होल्स के अंदर क्या है? एयर के पार्टिकल्स है, भले ही वो सॉलिड है फिर भी। अंडरस्टूड? ये तुमने बात करते करते याद आया, जो राम जी ने राम सेतु बनाया था भारत से श्रीलंका, तमिलनाडु रामेश्वरम से श्रीलंका तक का, तो वो जो बोलते हैं ना भगवान राम, मतलब हमारी जो रिलीजियस धार्मिक मान्यता है वो तो है ही, भगवान का नाम ही है। अरे सब कुछ कर सकते हैं, नहीं बोलते कि पानी पे पत्थर को तैरा दिया, तो सारे पत्थर पे राम लिखा एंड देन वो तैरने लगे। पत्थर तो नीचे चले जाने चाहिए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बट राम जी, ये धार्मिक मान्यता तो है ही, साथ साथ में साइंस भी है। और वो साइंस राम जी को पता था कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो स्टोन्स वहाँ पे आसपास के जो एक माउंटेन था, पर्टिकुलर माउंटेन था, वो माउंटेन के सारे पत्थर वैसे थे। इसको बोलते हैं पोरस मटेरियल। क्या बोलते हैं? पोरस मटेरियल, ओके। तो मतलब क्या, तुम्हें दिखेगा बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन उसके अंदर होल्स होंगे, तो वो होल्स के अंदर पानी भी चला जा सकता है और होल्स के अंदर एयर भी चली जा सकती है। दिखने में सॉलिड है लेकिन अंदर होल्स है और होल्स के अंदर पानी और एयर, लिक्विड और एयर चली जा सकती है। तो जब बहुत दिन तपस्या की कि भाई, किसकी तपस्या की? पूजा की किसकी? ओशन की, समुद्र देव की, कि भाई हमें जाना है, जाने के लिए रास्ता दीजिए। तो 7 दिन हो गए, समुद्र देव तो हिले भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब 7 दिन तपस्या की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब जाके राम जी ने धनुष उठाया, बोले कि तुमने मेरी विनम्रता देखी है, कि ये मैं तुम्हें विनम्रता से, पोलाइटली मैं आपको बोल रहा था, निवेदन कर रहा था कि मुझे रास्ता दीजिए, आपने नहीं सुना, तो फिर अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। तो अब धनुष उठाया और बोला, एक ही तीर से, एक ही बाण से मैं पूरे समुद्र का पानी को इवापोरेशन कर दूंगा, इवापोरेट कर दूंगा, सूख जाएगा, पूरा समुद्र सूख जाएगा, इतना। तो ऐसे करके बाण लिया और जैसे ही चलाने गए तभी समुद्र देव प्रकट हुए। ओह भगवान माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई, लाइक दैट। तो माफी मांगी, भगवान ने माफ भी कर दिया। बोले कि लेकिन अब तो चढ़ गया है बाण, तीर चढ़ गया है, अब इसको छोड़ना तो पड़ेगा ही। ये मतलब पर्टिकुलर रूल होते हैं कि भाई ये लगा दिया, अब इसको छोड़ के अच्छा रख दिया वापस वैसा नहीं चलेगा। तो ये रख तो दिया, अब इसको क्या करूं? तब सजेशन मिला था
कि भाई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ऐसा माउंटेन है, ये आप अपने तीर से वो माउंटेन पे तीर चला दीजिए, माउंटेन टुकड़े होके माउंटेन टूट जाएगा और वो पर्वत टूट के उसके पत्थर, छोटे छोटे पत्थर बनेंगे और वही पत्थर से आप यहाँ पे आपका नाम लिख कर ब्रिज बनाना और वो ब्रिज तैरेगा। और वो भी नल और नील, दो पर्टिकुलर वानर थे, उनको भी ये साइंस पता था। ओके, तो नल और नील सबने राम नाम लिखा पत्थर पे, वो पत्थर भी पर्टिकुलर था, और फिर उन्होंने लिखा और लिखने के बाद भगवान का नाम लिखा एंड देन पूरा ब्रिज बनाया। और ब्रिज बनाया मतलब साथ साथ में कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियर थे वो सब। ओके, तो जो पेड़ की डालियाँ होती है, ब्रांचेस, वो जैसे कि बनियन ट्री होता है, वड, अभी वट सावित्री पूजा हुई ना, तो वो उसकी जो ब्रांचेस होती है उसको तुम थ्रेड के जैसे यूज कर सकते हो। तो वो पूरी तोड़ तोड़ के जंगलों में से पत्थरों को एक दूसरे के साथ बांध कर, ब्रांचेस को बांध कर, तो लकड़ी तो तैरती है, हमने देखा लकड़ी पानी पे तैरती है, तो लकड़ी एंड ये पोरस मटेरियल के स्टोन्स, पोरस स्टोन्स, छिद्र वाले, ओके, जिसके बीच में होल्स हैं, वैसे स्टोन और लकड़ी और ये बनियन ट्री के जो ब्रांचेस होती है वो सबका यूज करके पर्टिकुलर एक वेल स्ट्रक्चर्ड ब्रिज बनाया और उसके ऊपर से पूरी सेना गई श्रीलंका। तो हम पढ़ते तो है, भगवान ने ही किया, और भगवान को साइंस पता था इसलिए हो पाया। ओके, भगवान को साइंस पता था, हमें नहीं पता है। जैसे कि सपोज कोई एकदम अभी गांव वाला आ जाए और उनको पता ना हो, ओके, मतलब कोई आदिवासी है, जंगल में रह रहे हैं, ट्राइबल है, और उनको पता नहीं है कि ये फ़ोन की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अब यहाँ से तुम सपोज कोई पर्टिकुलर टेम्पल है वहाँ के दर्शन कर सकते हो, कोई लोग पर्टिकुलरली अमेरिका में है उनसे तुम बातचीत कर सकते हो, उनको ये क्या है, ये कैसे दिख रहा है, आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, क्यों? क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंस उनको पता ही नहीं है, बट हमें ये साइंस पता चल गया है, तो उनकी कंपेयर में हम लोग बहुत ही एडवांस्ड लेवल पे हैं। ओके, तो वैसे ही हमारी कंपैरिजन में गॉड, लॉर्ड और से गॉड, सारे ही गॉड, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे हैं, उनके पास सारा ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान। हाँ, ऐसे लोग हैं, ऐसे आदिवासी लोग हैं जो अभी भी पिछड़ा हुआ जीवन जीते हैं, मतलब अभी टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़े, ऐसे बहुत सारे हैं। एंड एक्चुअली इट इज़ द की टू हैप्पीनेस। ओके, मतलब मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, इकिगाई। ये इकिगाई बुक, जापान जो नेशन है, जापान के नेशन में आइलैंड्स है, आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड, जैसे रामेश्वरम है तो वो हमारा इंडिया का आइलैंड ही है, इंडिया का पार्ट लेकिन आइलैंड है, हम नहीं, बाकी सारे लक्षद्वीप है तो वो क्या है, इंडिया का आइलैंड है। ओके, तो वैसे ही आइलैंड है, वो आइलैंड पे ओकिनावा आइलैंड है, वो आइलैंड पे लोग रहते हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाइड है, और उनकी एवरेज लाइफ कितनी है पता है? एवरेज एज, उनकी एवरेज एज है 152 ईयर्स। यहाँ पे हम 60, 70, 80, 90 पे, तो 150 ईयर्स, जस्ट इमेजिन, हमसे डबल मान लो, और डबल नहीं तो एटलीस्ट, मतलब डबल मान ही सकते हैं। 67 है अभी ऑफिशियली इंडिया की लोगों की एज कितनी है एवरेज? 67। तो 67 टू सा कितना हुआ? 120, 134, 152, 130, डबल से भी ज़्यादा है लोग। क्यों? उनकी डाइट, खाना, वैसे टाइप का खाना खाते हैं वो लोग, पर्टिकुलर टाइप का खाना। ओके, और उसका शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, उठने का शेड्यूल, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एक दूसरे के साथ सबसे भाईचारे की भावना, प्यार से रह रहे हैं, कोई हेट्रेड नहीं, कोई जेलसी नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं, बहुत, मतलब ये साइंस, इस पे रिसर्च हुआ और ये बुक लिखी, अभी बेस्ट सेलिंग बुक है ये इकिगाई। इस पे रिसर्च हुआ कि यहाँ के लोगों में ऐसी तो क्या खास बात है, तो हमारे लिए तो जादू ही है, मिरेकल ही है। अभी तो तुमको मैंने बता दिया
अभी तुम सपोज तुम किसी अपने फ्रेंड को या ब्रदर सिस्टर किसी को भी बताओगे ऐसा, उनको तो पता नहीं है, तो क्या बोलेंगे, क्या बकवास कर रहे हो क्या क्या हवा में बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं है ना। सो सर्च करके दिखाना उनको। ओकिनावा और से इकिगाई बुक, ओके, जापान आइलैंड ओकिनावा, एवरेज एज ऑफ ओकिनावा आइलैंड पीपल, सर्च करके दिखाना। लो अभी मानो। तो जब तक हमें पता नहीं होता तब तक हम बिलीव नहीं करते। फिर हमने सुन लिया, ओ सही बात है यार ये तो, तब जाके हम बिलीव करते। सो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज हो तो यू कैन टेल हाँ यस, नॉलेज ना हो तो ये सब झूठ मूठ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बकवास है, ये सब अंधश्रद्धा है। ऐसे मानने वाले तो मानते हैं, ना मानने वाले तो अंधश्रद्धा बोल देंगे। यही होता है भगवान में भी जब बात करें हम तो वही होता है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। वही, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट कि कुछ मैं कुछ बोलूँ तुम्हें कुछ डायरेक्टली पता चल जाए। एक्सपीरियंस की बात है, अनुभव की बात है, वो हमें होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके चलो। हाँ तो वैसे ही जैसे लकड़ी पानी पे तैरती है, वैसे ही आइस जो है वो पानी पे तैरेगा। हमने देखा है कि सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड का मास ज्यादा होता है, और जिसका मास ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे चला जाता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर रहता है। फिर भी आइस ऊपर रहता है और पानी नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि आइस का एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में स्पेस है, और वो स्पेस में पर्टिकुलरली केज में कैसा होता है वैसे ही एम्प्टी स्पेस है, और ये एम्प्टी स्पेस में कंटिन्यूअस वाटर रहता नहीं है। ओके, ice has a cage like structure. When water freezes to form ice, a number of empty space created. Empty space है बीच बीच में। Okay, as a result volume increases for the same mass of water. Volume increases for the same mass of water. सोचो लिक्विड में से सॉलिड में जाए, हमने वॉल्यूम कैसे देखा था कि भाई सॉलिड है उसको गर्म करो मतलब मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फैल जाएगा ना पूरा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर पानी है उसको भी तुम गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, गर्म, तो वापस वो गैस स्टीम बन जाएगा, तो उसका वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और रिवर्स आओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन इट इज नॉट फॉर द केस ऑफ वाटर। वाटर में ऐसा नहीं होता है। वाटर में जो लिक्विड का वॉल्यूम है उससे तुम पीछे आओगे तो बाकी सबका लिक्विड में सॉलिड में आओगे तो वॉल्यूम कम होगा। लेकिन पर्टिकुलरली फॉर वाटर तुम लिक्विड में से सॉलिड में आओगे तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा, पर्टिकुलरली फॉर वाटर। इसीलिए टेक्निकल टर्म में, इंजीनियरिंग टर्म में इसको क्या बोलते हैं पता है? वाटर को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। ये उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी कोई भी लिक्विड ले लो तुम, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कैरोसिन ले लो, हनी ले लो, कोई ऑयल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी टाइप का लिक्विड ले लो, उसको तुम गर्म करोगे तो वो गैसियस में जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसको तुम ठंडा करोगे और सॉलिड में जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। बट वाटर के केस में वैसा, सिर्फ वाटर, सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ वाटर ऐसा नहीं है। लिक्विड से वाटर सॉलिड में गए तो कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, इन अदर वर्ड्स मास पर यूनिट वॉल्यूम और से डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ द वाटर एंड हेंस आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर। तो उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, और कम डेंसिटी वाला क्या करेगा, ऊपर रहेगा, और ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे रहेगा। उसकी डेंसिटी कम क्यों आई? क्योंकि बीच में स्पेस क्रिएट हो गई है। ओके, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गई है, वहां पे कोई भी टाइप का सॉलिड लिक्विड मटेरियल नहीं है, तो इसीलिए वहां पर क्या है, डेंसिटी कम आई। डेंसिटी कम आई तो वो ऊपर रहेगा। अंडरस्टूड? तो यही चीज है, देखो इसीलिए तो जैसे मैंने अभी बताया कि लिक्विड से सॉलिड में जाए तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। एक इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताओ, ये खुद का एक्सपीरियंस है। क्या है? एक वाटर बॉटल को फुल उसकी ब्रिम तक, ओके, जो उसकी एकदम टॉप सरफेस है वहां तक का पानी भर दो, एकदम फुल पानी भर दो, एकदम फुल,
पूरा एक एक मतलब ओवरफ्लो हो जाए उतना पानी भर दो, और अब उसके ऊपर कैप लगा दो, एकदम टाइट कैप लगा दो, एकदम टाइट, फुल टाइट। अब उसको फ्रीजर में रख दो। क्या कर दो? फ्रीजर में रख दो, आइस बनने दो, अंदर बॉटल में ही आइस बन जाने दो पानी को। डन, आइस बन गया, अब निकालो। अब जब तुम निकालोगे, यू कैन नॉट लूजन द कैप इजीली, तुम इजीली कैप को खोल नहीं सकते, बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आइस का सॉलिडिफाई, पानी का सॉलिडिफिकेशन होके आइस बनने में वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पहले ऐसा था और अब वो ऐसे हो गया है, तो वो खुल ही नहीं पाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है ना। तो वॉल्यूम बढ़ गया है मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ गया है मतलब क्या है, कैसा समझो कि ये वाटर बॉटल है और ये उसका कैप है, ये उसका कैप है। डन। तो इसके बीच में इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी जगह है, लेकिन अब जब सॉलिडिफाई हो गया तब वाटर बॉटल का जो डायमेंशन था वो, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सपांड होगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये जो जितनी थोड़ी बहुत स्पेस थी वो भी स्पेस बची नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया ना, सॉलिड हो गया तो क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया, तो एकदम टाइट हो गया, थोड़ी भी स्पेस नहीं रही, इसलिए खोलने के लिए क्या रहेगा? टाइट हो जाएगा, वो इजीली खुल पाएगा नहीं। समझ में आया? सो दैट इज द एग्जांपल फॉर दैट। कन्वर्ट, ये तो बहुत इजी है, ये तो आता ही है, राइट? 300, चलो करवा देता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि चेंज करना है 300 केल्विन को सेल्सियस में कैसे लिखेंगे। सो हमें पता है कि क्या करेंगे, हमें 273 माइनस करना है। सो 300 माइनस 273 दैट विल बी इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही 573 माइनस 273 दैट विल बी इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, वैसे ही क्या है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर विल बॉईल एट व्हाट टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। ये है 250, मतलब वो कौन से फेज में होगा? गैसियस फेज में, दैट इज स्टीम होगी वो। ओके, एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या रहेगा? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो दोनों हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर पर ही तो वो लिक्विड भी है, और फिर एनर्जी गेन होती रहती है, और लिक्विड के बीच, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो एनर्जी जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, वो टूट जाता है और वो गैसेस बनता है। ये सारी प्रोसेस कौन से टेम्परेचर पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो दोनों होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है। इन्होंने क्या लिखा है देखते हैं। हाँ, वही लिखा हुआ है, एग्जिस्ट बोथ एज ए लिक्विड और एंड गैस। ओके, समझ में आया? वैसे ही 0 डिग्री पे पानी की कौन सी फेज होगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड और लिक्विड दोनों होगी। वेरी गुड, अंडरस्टूड? ओके, हाँ, देन फॉर any substance why does the temperature remain constant during the change of state? तो वही है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि फेज चेंज प्रोसेस, सपोज सॉलिड में से तुम लिक्विड में आ रहे हो और से लिक्विड में से गैस में जा रहे हो, तो फेज चेंज प्रोसेस है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों रह रहा है? क्योंकि जो भी हम हीट दे रहे हैं वो हीट यूटिलाइज हो जा रही है पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, वो एनर्जी यूज हो जा रही है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा, और टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा है इसलिए क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, सेम रह रहा है। सिंपल। तो वही चीज है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस at its melting point or say boiling point, temperature remains constant because of the heat energy supplied to the substances is used up in overcoming the forces of the attractions without increasing their kinetic energy. तो लिखा है ना, overcoming, यही जो हमने बात की, overcoming the forces of attraction.
As a result, the thermometer does not show any rise in the temperature till the entire substance undergoes the change of state. Understood? Next, suggest a method to liquefy atmospheric gas. तो ये तो हमने देखा है, बुक में ही था, CO2 गैस था, तो अप्लाइंग प्रेशर, यस यस, क्या करना है हमें, प्रेशर इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, टेम्परेचर ठंडा करना है। गैसियस फॉर्म में है ना, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे, सॉलिड टू गैस में कैसे जाता है, टेम्परेचर बढ़ा के जाते हैं, और गैस से सॉलिड में कैसे आएंगे, टेम्परेचर कम करते करते आएंगे। तो हमें गैस से सॉलिड में जाना है, तो कैसे जाएंगे, टेम्परेचर कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विडिफाइड बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंसेस एंड इंक्रीजिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब डिक्रीजिंग द डिस्टेंसेस, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस को डिक्रीज करो। गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, ओके, तो वो कम करो डिस्टेंस को। और दूसरा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि गैसेस में बहुत कम होता है और लिक्विड में ज्यादा होता है, और सॉलिड में तो उससे भी ज्यादा होता है। Then between the constituent particles, and this can be done by the cooling of the gas under the high pressure. तो यही हमने बुक में भी देखा था, वो ऐसे करके फिगर थी, राइट, वो पिस्टन था, याद है तो, ओके। तो लिक्विडिफाई मतलब गैसेस को लिक्विडिफाई, जैसे कि अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को अभी कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में, अगर उसको मुझे एक ऐसे पानी की बोतल में ऑक्सीजन भरा हुआ है, वैसे करना हो तो कैसे करेंगे, यही मेथड से करेंगे, टेम्परेचर को कम करते जाओ और प्रेशर को बढ़ाते जाओ, तो ये जो ऑक्सीजन है वो एक बोतल में पानी की तरफ भी आ जाएगा। तो ये क्या है, तो ऐसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम ये क्या है, सर ये ऑक्सीजन है, तो ये तो लिक्विड फॉर्म में है। हाँ, लिक्विड फॉर्म में है, जरूरी नहीं है कि जो अभी गैसेस में वो हमेशा गैसेस में, जैसे कि ऑक्सीजन पर्टिकुलरली कंप्रेसिबल फॉर्म में, जब तुम सपोज माउंटेन पे जाओ ट्रैकिंग करने, और से नॉर्थ इंडिया में हिमाचल, उत्तराखंड, ओके, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कोई जगह जाओ पर्टिकुलरली ट्रैकिंग के लिए, चार धाम, केदारनाथ, वहाँ पे जाओ, तो क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो तो हमारी ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहाँ पे पर्टिकुलरली बॉटल्स मिलती है, ओके, कैन मिलती है, जैसे पानी की बॉटल होती है वैसे ऑक्सीजन की बॉटल, सो यू कैन स्प्रे इट। तो कंप्रेस्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, तो तुम स्प्रे कर सकते हो, सो दैट यू कैन फील गुड। सर हम इसको एक लाइन में आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, दैट यू कैन राइट, नो इशू, इंपॉर्टेंट तो यही है। अप्लाइंग प्रेशर रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। या लिख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें ऐसे लिखना है कि कितने मार्क्स एलोटेड है, ओके, 1 मार्क हो तो 1 मार्क जितना लिखो, 2 मार्क हो तो थोड़ा ज्यादा, 3 मार्क्स हो तो और ज्यादा। तो फिर ज्यादा ज्यादा में लिखे क्या, तो तुम्हें पता है मेन आंसर तो ये एक ही है, ओके। अब यही इसको 3 मार्क में पूछ लिया, अरे इतने छोटे का क्या 3 मार्क में पूछा, तो फिर हमें थोड़ा बहुत एडिशनल लिखना पड़ेगा। एडिशनल में क्या लिखे, ओके, वी हैव टू लिक्विफाई द गैसेस। सबसे पहले तो ये लिक्विफाई क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी सब्सटेंस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विडियस स्टेट, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफिकेशन। तो पहले तो वो लिख दिया, पूछा तो नहीं था लेकिन लिख दिया, क्या करे भाई, 3 मार्क में एक लाइन थोड़ी कैसे लिखेंगे, तो लिख दिया। देन वी नो दैट in gaseous state forces of attraction between the particles are very less and the distances between the particles are also very high, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। And in liquid the forces of attractions are high compared to the gases and distances are less compared to the gases। ये सारी बातें लिखो, and then okay, to liquefy we have to reduce the temperature and increase the pressure, that's it, khatam, okay। So depending upon the marks you have to write answer, you can write, obviously you can write, but पूछने का तरीका कैसा है वो भी देखना है, क्योंकि SST में और कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हें मार्क्स देखने हैं। फिर सपोज 3 मार्क में पूछा और हम एक ही लाइन लिख के आए, सो अगर टीचर समझ रहे होंगे कि हाँ यही इसका परफेक्ट आंसर है तो वो 3 मार्क्स दे देंगे,
लेकिन अगर टीचर को ना देने हो तो टीचर फिर ना भी दे कि भाई 3 मार्क में पूछा है, ये क्या एक लाइन लिखी हुई, कट, 1 मार्क देंगे या 2 मार्क देंगे, 1 मार्क कट कर देंगे, लाइक दैट। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कोल्ड बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे? तो डेजर्ट कूलर क्या करता है, पानी ऐड होता है एटमॉस्फेयर में। पानी देखो, कूलर और एसी दोनों ऑपोजिट है। एसी एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाहर फेंक देता है रूम के बाहर। इसीलिए देखना एसी में से पानी निकलता है, तो पानी रूम में से और से पर्टिकुलर स्पेस में से वो ले लेता है, कौन? एसी। वेयरएज कूलर क्या करता है, पानी फेंकता है, हम पानी भरते हैं ना कूलर में और फिर जाके कूलिंग मिलती है, दोनों से कूलिंग मिलती है। देखो पर्पस दोनों का सेम है, क्या? कूलिंग इफेक्ट। इससे भी कूलिंग मिलती है, उससे भी कूलिंग मिलती है। एक में पानी ऐड होता है, एक में से पानी रिजेक्ट होता है। ओके, क्योंकि दोनों डिफरेंट फंडामेंटल से काम कर रहे हैं। सो कूलर में क्या होता है, कूलर में क्या होता है कि पानी डालेंगे, हम पानी डालेंगे तो वो पानी चली जाएगा एयर में। तो एयर के पास अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है और तुमने पानी डाला और वो पानी चला गया एयर में, तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा और हवाएं चलेगी तो हमें क्या लगेगा? कूलनेस लगेगी। हमें कूलनेस लगने के लिए अराउंड 60% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। कितना? 60%, मतलब आधे से भी ज्यादा। अगर कम हो तो हमें सब कुछ ड्राई लगेगा, बहुत ज्यादा ड्राई लगेगा, जैसे विंटर में लगता है। विंटर में मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा मॉनसून में होता है। देखो बाहर जाओगे तो ऐसे वी कैन फील मॉइस्चर, क्योंकि बारिश गिरेगी तो हवा में मॉइस्चर रहेगा। विंटर में बहुत कम और समर में मीडियम, मॉनसून में एक्सट्रीम मॉइस्चर। तो कम भी नहीं चलेगा और ज्यादा भी नहीं चलेगा, तो अराउंड 50-60% होना चाहिए। अब हमें कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे मतलब, हॉट मतलब क्या? टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर हाई। इन ड्राई डे मतलब क्या? मॉइस्चर कंटेंट कम है। ड्राई मतलब क्या? मॉइस्चर कंटेंट कम, मतलब पानी कम। जैसे तुम ड्राई मंचूरियन खाते हो और ग्रेवी मंचूरियन खाते हो, तो ड्राई मंचूरियन मतलब क्या? लिक्विड कम, और ग्रेवी मंचूरियन मतलब क्या? थोड़ा लिक्विड रहने देना। अब समझ में आ गया? ओके चलो, तो अब हॉट ड्राई डे है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है और मॉइस्चर कंटेंट मतलब लिक्विडियस कंटेंट नहीं चाहिए, ड्राई कम है। तो अब बढ़ाएंगे कैसे? तो इसीलिए तो मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड करता है। कूल बेटर, कूल क्या करता है? बेटर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है, उसमें तुम मॉइस्चर कंटेंट डालोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा। लेकिन अभी सपोज मॉनसून चल रहा है और तुम कूलर चालू कर दो तो इट विल नॉट गुड। क्यों? अरे ऑलरेडी इतना सारा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में और तुम कूलर चालू कर रहे हो, मॉइस्चर है तो तुम्हें पानी ऐसे चिपचिपाहट लगेगी, ऐसे चिपकेगा। ओके, इट विल स्टिक, बॉडी पार्ट, हमारे फिंगर्स, हाथ पैर चिपकेंगे। ओके, पसीना भी ज्यादा हो जाएगा। अरे मॉनसून में कैसे पसीना हो रहा है भाई? कूलर बंद करो, सिर्फ फैन ऑन करो, कूलर बंद कर दो, क्योंकि पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ज्यादा पानी है। समझ में आया? वही फंडा जो हमने इवापोरेशन में देखा था कि भाई मॉनसून में कपड़े सुखाएंगे और समर में कपड़े सुखाएंगे, तो समर में जल्दी सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि समर में ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है और मॉइस्चर कंटेंट कम है, तो कपड़ों में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम में चला जाएगा। लेकिन मॉनसून में टेम्परेचर भी कम है और मॉइस्चर कंटेंट बाहर ज्यादा है और अंदर कपड़ों में कम है, तो वो ज्यादा एक्सचेंज होगा नहीं। सेम रीजन यहां पर भी लगेगा। सो अ हॉट ड्राई डे मींस दैट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो। Both these factors increase the rate of evaporation and thus enormous cooling is produced. दोनों, टेम्परेचर का भी इफेक्ट रहेगा और मॉइस्चर का भी इफेक्ट रहेगा। अंडरस्टूड? ओके चलो। नेक्स्ट, हाउ डज द वाटर kept in earthen pot और से मटका become cool during the summer? क्यों ठंडा पानी हो जाता है समर में?
हम तो उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कुछ नहीं देते, फ्रिज में तो हम एनर्जी देते हैं, लेकिन मटके में एनर्जी देते नहीं है, फिर भी क्यों ठंडा हो जाता है? अगेन कंसेप्ट ऑफ इवापोरेशन हमने देखा था, जैसे कि हाथ में वो सैनिटाइजर रखे और ठंडा ठंडा लगता था, हमने डिस्कस किया था। तो क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ वाटर ड्रॉपलेट्स इवापोरेट कब होगा कि वो एनर्जी ले लेगा, ओके, एनर्जी लेगा, और एनर्जी ले लिया तो वो लिक्विड में से कहाँ चला जाएगा? गैसेस में। कौन? वाटर ड्रॉपलेट। तो एनर्जी जहाँ से लेगा, मतलब कहीं से एनर्जी चली गई, तो एनर्जी चली गई मतलब वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ गई, और एनर्जी ऐड हुई मतलब वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आ गई। वही देखा था हमने, एनर्जी एडिंग हो रही है तो हीटिंग इफेक्ट। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो नीचे से गैस स्टोव ऑन कर दिया, बर्नर ऑन कर दिया, तो एनर्जी जा रही है, तो खाना क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रही है। ओके, एनर्जी तुम दोगे तो हीट होगा, और गैस स्टोव बंद कर दो तो क्या होगा? जो अंदर गर्म खाना है वो धीरे 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 अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर को दे देगा, तो वो खाना ठंडा हो जाएगा। जैसे कि गर्म चाय है, गर्म चाय को यहाँ रखा, तुमने पी नहीं, या फिर दूध लिया, तुमने पिया ही नहीं, बहुत देर तक रखे रहा, तो क्या होगा? वो सब सारी अपनी एनर्जी किसको दे देगा? एटमॉस्फेयर को। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर लोअर टेम्परेचर पे है, एटमॉस्फेयर 30 डिग्री टेम्परेचर पे है, और जो मिल्क है और से टी है वो 80, 90, 100 तो नहीं, बट 80, 90 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जो ज्यादा होगा, ज्यादा से कम के पास ऑटोमेटिकली चले जाएगा। मोर कॉन्सेंट्रेशन टू लेस कॉन्सेंट्रेशन, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, नेचर में हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। इट्स नेचुरल। हायर पोजीशन टू, पानी कैसे बहता है? पर्वतों से नदी में आता है ना, पर्वतों से समुद्र में जाता है लास्ट में, या समुद्र से पर्वत में जाता है? चढ़ेगा ऐसे? नहीं चढ़ेगा। ओके, टंकी में ऊपर छत पे से पानी नीचे ऑटोमेटिकली आता है। क्यों? क्योंकि जो छत है वो हायर हाइट पे है, और जो नीचे फ्लोर है वो लोअर हाइट पे है, तो हायर टू लोअर, लोअर टू हायर जाएगा नहीं, नेचुरली नहीं जाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अगर जाना है। जैसे कि हम पानी नीचे है, अब नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है तो हम पंप लगाएंगे, पानी की मोटर लगाएंगे, तो हमने मशीन लगाया इसीलिए वो नीचे से ऊपर गया। लेकिन ऊपर से नीचे लगाने के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा बाय ग्रेविटी प्रेशर। ओके, ग्रेविटी हमें समझनी है, साइंस में ही आएगा बाद में, फिजिक्स में। ओके, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, चलो। So due to the small holes or capillaries present in the walls of the earthen pot, the water oozes out slowly. Oozes out मतलब निकलना, बाहर, water बाहर निकल जाता है। कहाँ से? वो जो पॉट होता है मटका, उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां से निकल जाता है पानी। As it comes out on the outer surface of the मटका, it evaporates. बाहर आ गया तो वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होगा तो कहीं से हीट लेगा, हीट कहीं से लेगा? जो अंदर पानी है वहां से हीट ले लेगा, और पानी के पास से हीट चली गई तो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ऑब्वियसली। द हीट एनर्जी नीडेड फॉर इवापोरेशन इज टेकन फ्रॉम द वाटर कैप्ड इन द अर्थन पॉट, एंड एज अ रिजल्ट water kept in the earthen pot becomes cold. Simple. Okay. Why does our palm feel cold when we put some acetone or say petrol or say perfume on it? ठंडा क्यों लगता है? वही सैनिटाइजर वाला, ये हीट लेगा और इवापोरेट हो जाएगा। तो हीट ली कहाँ से ली भाई? ये पाम जो है, हमारी हथेली जो है, वहां से हीट ली, तो वहां से हीट ली तो वो कोल्ड हो जाएगा, वो कोल्ड हो गया। हीट, लॉस ऑफ हीट विल बी गिव यू कूलिंग इफेक्ट, एंड एडिशन ऑफ हीट विल गिव यू हीटिंग इफेक्ट, दैट्स इट। सो इसीलिए ठंडा लगेगा। एसीटोन, पेट्रोल और सॉल्वेंट ऑफ द परफ्यूम हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। When these are put on the palm, they quickly evaporate. The energy needed for evaporation is taken from the palm, and as a result, the palm feels cold. Simple. And next, why are we able to sip hot tea or milk faster from the saucer rather than a cup? मतलब कप से गर्म चाय या दूध पियोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन वो सॉसर में, वो रखा भी बोलते हैं ना हम, सॉसर, ओके, उसमें पिएंगे तो जल्दी जल्दी पी सकते हैं। क्यों? स्पेस ज्यादा, एरिया बढ़ गया ना, यहाँ पे एरिया कम है,
यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया है तो इवापोरेशन, जो हॉट पार्टिकल्स होंगे लिक्विडियस वो थोड़े बहुत गैसियस बनेंगे। पानी जो है, गर्म पानी अंदर होगा ना दूध और चाय में, वो कहाँ एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर में जाने के लिए भी स्पेस ज़्यादा होगी। वो अगेन कपड़े सुखाने वाला एग्जांपल कि तुमने ऐसे करके कपड़ा डाल दिया तो वो धीरे सूखेगा, लेकिन ऐसे फैला के कपड़ा सूखने के लिए रखा तो वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि विंड फ्लो भी आते हैं, तो हम हवा मारेंगे तो पूरे ज़्यादा एरिया में हवा जाएगी, और कप में भी तुम हवा मारेंगे तो लिए वो छोटे एरिया में जाएगी। यहाँ पे एरिया भी बढ़ गया है। सो एरिया बढ़े तो इवापोरेशन क्या होता है, फास्टर होता है। इवापोरेशन की इफेक्ट लास्ट टॉपिक हमने देखा था कि किस किस की इफेक्ट होती है, विंड स्पीड की इफेक्ट होती है, टेम्परेचर की इफेक्ट होती है, एरिया की इफेक्ट होती है, याद है ना? ओके, सो वही सारी रीजंस है। व्हेन हॉट टी और मिल्क इज टेकन अप in a cup, the surface area of the liquid in a small cup is small and therefore evaporation occurs slowly. Area कम है इसलिए, hence the liquid in the cup remains hot for a sufficient long time. In other words, if we are not able to sip hot or milk from a cup, however, when hot tea or milk is placed in a saucer, the surface area of the liquid increases. यही है आंसर का मेन पार्ट। As a result, evaporation occurs faster and cooler more quickly than when these liquids are kept in a cup, and that means we can take it faster. Simple है। ओके, मेन जो है वो ही तुम्हारा आना चाहिए कि एरिया बढ़ा, एरिया कम हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हुआ, वो मेन कीवर्ड्स आ जाने चाहिए। बाकी सब तो लिखते ही है, सब मेन तुम्हारा आना चाहिए तो तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्टली, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर, ये तो हमने बुक में ही लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होते वो वीडियो देख लिया तुमने? तुम नहीं आई थी शायद, लास्ट में देख लिया या बाकी है? देख लिया। सो व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर, तो भाई कपड़े कॉटन के पहनने चाहिए और वाइट पहनने चाहिए। कॉटन के पहनेंगे तो क्या होगा, एक तो समर में हमें पसीना ज़्यादा होता है, वी परस्पायर मोर, ओके, और स्वेट मोर। तो ज़्यादा पसीना होगा तो कॉटन की एबिलिटी है कि वो जल्दी से सोक कर लेगा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और अब उसने एब्जॉर्ब किया तो क्या करेगा, वो अब इवापोरेट हो रहा है। तो मॉइस्चर अभी कहाँ पे है, कपड़ों में है, अब वो इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के लिए हीट चाहिए, तो वो हीट कहाँ से ले लेगा, अपनी ही बॉडी पे से ले लेगा। तो हमारी बॉडी से उसने कपड़े, वो हमारी बॉडी से उसने एनर्जी ले ली, हीट ले ली, तो हमारी बॉडी की में से हीट गई, और हीट गई मतलब हमें ठंडा लगेगा। सो अगर हम कॉटन के वाइट कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा, वी फील कूल, मतलब ऐसे ठंड नहीं लगेगी, बट लोगों को जितनी गर्मी लग रही है उतनी गर्मी हमें लगेगी नहीं, क्योंकि इजीली वो मॉइस्चर इवापोरेट होता जा रहा है एंड वी फील कूल। ये कॉटन के लिए। वाइट कलर क्यों, क्योंकि वाइट कलर रिफ्लेक्ट दी सनरेज, सनरेज आएंगे वाइट कलर पे गिरेंगे और रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, फिर से अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे नहीं, इसीलिए तुम्हें गर्मी कम लगेगी एंड यू फील कूल। इसीलिए देखना जब समर हो तो नहीं, वाइट कलर छत पे भी वाइट कलर कर देते हैं। वाइट कलर देखा है, छत पे टेरेस पे वाइट कलर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सनरेज आए ऊपर वहां पे टकराए और सनरेज वापस रिफ्लेक्ट होके एटमॉस्फेयर में चली जाए, और ऐसा नहीं होगा तो अंदर जाएगा, छत के अंदर ऊपर मतलब टेरेस पे, फिर एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होगा तो दैट मीन्स कि क्या होगा, गर्मी लगेगी। इसीलिए काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, काला कलर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो हो सके उतने काले कपड़े पहनने चाहिए विंटर में, और हो सके उतने सफेद कपड़े, वाइट कपड़े पहनने चाहिए समर में। ओके, so that is the reason in summer we perspire more, therefore to keep our body cool we must wear cotton clothes. Since cotton clothes are good absorber of water, they absorb sweat quickly and expose it to the atmosphere for easy evaporation. Since the evaporation produces cooling, therefore cotton clothes helps us in keeping our body cool. Understood? So all these are the in-text questions. Understood? Yes. So in-text question answers हमारे complete हो गए हैं, and now the exercise के जो exercise के जो questions answer है वो हमारे बाकी है, and they are very less in quantity. Okay, only 9 are there. Okay, so those 9 we will complete say the next time. Okay, so next time we will complete, या करना है, क्या करना है, ऑलरेडी 8:30 हो गया है।
8:32 हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। तो हम ये कंप्लीट कर देंगे, ये 9 हम डिस्कस कर लेंगे। विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड देन वी विल स्टार्ट एसएसटी फर्स्ट चैप्टर। डाइजेस्ट लाए हो? हाँ, सो डाइजेस्ट हाँ हाँ पर्टिकुलरली मुझे इसकी डाइजेस्ट तो चाहिए सो दैट आई कैन मेक लाइक दिस, ऐसे फोटो कॉपी। तो फिर मैं यहाँ दिखाऊंगा कैसे, क्योंकि ये तो क्या है, सपोज पीडीएफ है ये, तो वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मुझे मिल जाती है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। बट सपोज पर्टिकुलर नोट्स अवेलेबल ना हो तो मुझे उसको स्कैन करना पड़ेगा, फोटोग्राफ खींचना पड़ेगा। ये बंद कर दूँ पहले।